जमीन, समुंदर, हवा, पहाड़, इन सब का ही अध्ययन है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अब मानचित्र का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह इसके गतिशील स्वरूप का अध्ययन है। मेरा नाम राम कुमार सोनी है। आज मैं आपको कक्षा 12 का अध्याय 1 भूगोल का वर्णन एवं इसकी प्रमुख शाखाएं, आज अपन इसके बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। भूगोल यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो, दूसरा है ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है उसका वर्णन करना, यानी ज्योग्राफी का अर्थ हुआ पृथ्वी और उसके स्वरूप का वर्णन करना। अब हमारी पृथ्वी एक स्थिर पिंड नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील पिंड है। गतिशील पिंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व परिक्रमा कर रही है, और इसी के साथ दिन प्रतिदिन मौसम का होना, जलवायु दशाओं का बदलना, यह सब पृथ्वी के अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व हैं एवं इसके भाग हैं। आइए, ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते स्वरूप का वर्णन करना। भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है, यानी कि समस्त विषय जितने भी सब्जेक्ट निकले हैं उन सब में ज्योग्राफी का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि यदि समाज को ज्योग्राफी से जोड़ दिया जाए तो सामाजिक भूगोल, यदि संस्कृति को भूगोल से जोड़ दिया जाए तो सांस्कृतिक भूगोल। इसी प्रकार भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। भूगोल की प्रमुख शाखा है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल से आशय यह है कि जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, जिसमें मानव का कोई भी किसी भी प्रकार का योगदान नहीं रहता है, उसे कहते हैं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी और मानव दोनों के बीच अंतर क्रिया से जो भी दृश्य भूमि का निर्माण होता है उसे कहते हैं मानव भूगोल। भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। इसमें पृथ्वी के विभिन्न स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि बायोमास, माउंटेन, ओशियन, सॉइल, वैली, इसके बाद रेन फॉरेस्ट आदि का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। प्रकृति पर समतल समानता नहीं है। पूरी पृथ्वी विभिन्न हिस्सों में बटी है एवं पृथ्वी पर अनेक प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं। इन विषमताओं में कहीं पर मरुस्थल है तो कहीं पर विषुवत रेखीय वन है, कहीं पर सूर्यताप अधिक आता है, कहीं पर सूर्यताप कम आता है। जैसे कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्यताप सर्वाधिक होता है, और इसी प्रकार ध्रुवों पर सूर्यताप की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। और यदि देखा जाए कि भूगोल विभिन्न तत्वों का मिला जुला रूप है, जैसे कि भौतिक भूगोल में पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलों आदि का अध्ययन किया जाता है। साथ ही यह भूविज्ञान से आशा है जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अंतर्गत हम उच्चावच, वनस्पति के प्रकार, मृदा की संरचना और इसी प्रकार विभिन्न तत्व, जैसे कि पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, पठारों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति के क्या कारण है, ज्वालामुखी किस प्रकार आते हैं, ज्वालामुखी के बाद भूकंप किस प्रकार आते हैं आदि का अध्ययन भू आकृति विज्ञान या भूविज्ञान में किया जाता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है मौसम। मौसम के अंतर्गत ताप, दाब, वायु, पवन आदि का अध्ययन किया जाता है। ताप से आशय धरातल पर आने वाले सूर्य के ताप से है। इसी प्रकार दाब से आशय है कि जहां पर उच्च दाब पाया जाता है, जैसे कि ध्रुवों पर उच्च दाब पाया जाता है, इसी प्रकार विषुवत रेखा पर निम्न दाब पाया जाता है। यह सब मौसमी परिघटना के अंग हैं।
इसी प्रकार वायु का भी क्षैतिज संचलन होता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में वायु का संवहनीय संचलन होता है। इसी प्रकार पवन धरातल पर चलने वाली क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा के सहारे पवनों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हम मौसम विज्ञान को भी समझ सकते हैं इसमें। और इसी प्रकार जंतु विज्ञान में समस्त प्रकार के जंतुओं जीवों की उत्पत्ति, उनसे संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार इसकी कई उपशाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती हैं। विविध शाखाओं में सबसे बड़ी शाखा है भूआकृति विज्ञान। इसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां जैसे कि यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, यू वाला पोलजय, कंदराएं आदि का अध्ययन किया जाता है। इसकी दूसरी शाखा है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में ताप दाब, वनस्पति के प्रकार आदि का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से दो शाखाएं और हैं। इसकी तीसरी शाखा है पर्यावरण भूगोल, जिसमें बायोम धरातल पर रहने वाले समस्त जीवों एवं पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। और चौथा है भूआकृति विज्ञान, जल विज्ञान। तीसरा है समुद्र विज्ञान, समुद्रों का अध्ययन। समुद्र में पाए जाने वाले उच्चावच और समुद्र प्रसरण तल, इस प्रकार समुद्रों का भी अध्ययन किया जाता है कि समुद्र किस प्रकार फैल रहे हैं, किस प्रकार समुद्र सिकुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर समुद्रों में खोजबीन हो चुकी है, कहाँ पर समुद्र में माउंटेन है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर गुहेट है। इस प्रकार समुद्रों का अध्ययन किया जाता है। चलिए इसकी दूसरी शाखा मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव और प्रकृति दोनों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव अकेले कोई कार्य प्रकृति के बिना नहीं कर सकता। पृथ्वी के सानिध्य में ही रहकर मानव अपने सभी क्रियाकलापों को पूर्ण करता है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में मानव की उच्च भूमिका रहती है के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करता है, जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। जैसे कि प्रकृति ने पेड़ दिए, पेड़ को मानव ने काट कर उस पर कृषि भूमि का कार्य करना स्टार्ट कर दिया। इसी प्रकार प्रकृति ने मनुष्य को विभिन्न प्रकार की खेती प्रणालियां विकसित करने का अवसर दिया, तो मनुष्य ने कहीं पर विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं को उगाना चालू कर दिया। वहीं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जहां पर गर्म मरुस्थल है वहां पर मोटे अनाज को उगाना स्टार्ट कर दिया। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। मानव भूगोल के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार मनुष्य ने प्रकृति में धीरे धीरे चेंजेस किए। पहले के समय में मनुष्य आदि मानव था तो प्रकृति का पूर्ण अधिकार मनुष्य पर था। धीरे धीरे लेकिन तकनीकी के माध्यम से मनुष्य ने प्रकृति पर कंट्रोल कर लिया है। अब मनुष्य ने धीरे धीरे प्रकृति को अपने बस में कर लिया है। इससे जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि प्रकृति द्वारा पर्वत दिए गए तो मनुष्य ने पर्वतों के अंदर सुरंग बना दी। इसी प्रकार पर्वत दिए गए, पर्वतों के आसपास मनुष्य ने ट्रांसपोर्टेशन रोड का निर्माण कर दिया। और इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा समुद्र दिए गए तो मनुष्य ने समुद्रियों में खोजबीन करके समुद्र मार्गों की खोज की। इस प्रकार यह प्रकृति और मानव के बीच अंतर क्रिया का बोध कराता है। भूगोल की इस शाखा मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशन के समय हुआ। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा भी और बढ़ी। 19वीं शताब्दी के पहले भौतिक भूगोल का अध्ययन अधिक किया जाता था। भौतिक भूगोल में एक
जर्लैंड नामक का व्यक्ति था, उसने कहा कि मानव को भूगोल से बाहर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आई। इसमें कहा गया कि मानव किस प्रकार प्रकृति के साथ सामंजस्य करके उसका विकास कर सकता है, और इसी में सबसे पहले बताया गया था कि प्रजातियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किस प्रकार सबसे पहले समुद्र में एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, उसके बाद रीढ़ की हड्डी वाले जीव का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद मनुष्यों में तीसरे स्थान पर बंदरों का निर्माण हुआ, बंदरों के बाद कपी के बाद मनुष्यों का धीरे धीरे, इसी प्रकार मनुष्य का धीरे धीरे स्थानांतरण होता गया। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा और भी बढ़ी। यूरोप भारत सहित विश्व में सर्वाधिक शासक यूरोपवासी रहे। सबसे पहले देखा जाए तो यूरोप ने खोज के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया, जैसे कि कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की, इसी प्रकार अमेरिकी वेस्पुस्की ने दक्षिण अमेरिका की खोज की, और इसी प्रकार 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। और इसी प्रकार देखा जाए तो एक मैगलेन नामक व्यक्ति था जिसने समस्त पृथ्वी का चक्कर लगाया था। इस प्रकार धीरे धीरे महाद्वीपों की खोज होती गई और मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों की जानकारी प्राप्त होती गई। मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के तत्वों का निर्माण किया गया, जैसे कि सिटी, टाउन, विलेज, शॉप, फैक्ट्री, पोर्ट, फार्म्स, ऑफिस, हाउसेस। मानव ने प्रकृति के सहयोग से यह सभी कार्य को संपन्न किया, चाहे फिजिकल हो या हो ह्यूमन ज्योग्राफी। यह सभी हमें भूगोल को समझने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार डेप्थ में पढ़ने के लिए फ्यूकी एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू।